मतलब 106 से चलेंगे हम और खत्म करेंगे नलिन अकादमी के शिक्षा मंत्र पर पॉलिटिका। पॉलिटिका सीरीज चल रहा है और इसका प्लेलिस्ट बन चुका है एनसीईआरटी आधारित एसएसटी एमसीक्यू मॉक टेस्ट, मतलब एमसीक्यू प्लेलिस्ट करके बना हुआ है। क्या बना हुआ है देख लीजिए, एनसीईआरटी लिख दीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी लिखिएगा और एमसीक्यू लिख दीजिएगा, एसएसटी एमसीक्यू लिख दीजिएगा, आपका मिल जाएगा। या आप कर सकते हैं सोशल साइंस एमसीक्यू कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है नलिन अकादमी पे, तो आप जरूर देखेंगे और आपके लिए ही फायदेमंद है। और चलिए 101 से सवाल उठाते हैं। टोटल 2000 क्वेश्चन है, जो कि 100 क्वेश्चन से ज्यादा भी चल सकता है सीरीज, लेकिन डेली रात को 10 बजे आने वाला है और कंटिन्यू आने वाला है, तो देखते रहिएगा। और पॉलिटिका वन शॉट जो थ्योरी है वो भी आएगा, अवश्य आएगा, बस 2 से 3 दिन में। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और बताना है पहला प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। कि लिखा हुआ है कि पंजीकरण विधि द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने साल जो है लगातार भारत में रहना होगा। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए तो विधि रूप से आपको रहना है, तो विधि रूप से अगर चाहिए भारत की नागरिकता, तो बताइए जो भी व्यक्ति रहेगा कम से कम कितने साल लगातार रहना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा कि आप यहाँ के व्यक्ति हो गए। तो 7 साल रहना पड़ेगा। कितना? ऑप्शन नंबर बी 7 साल। चलिए ये बात हो गई। दूसरा प्रश्न बताइए। दूसरा प्रश्न है देशीकरण। क्या बोलेंगे? देशीकरण। बढ़िया से देख लीजिए, देशी ये करण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम कितने वर्षों तक रहना अनिवार्य है, बताइए। देशीयकरण द्वारा, जैसे रजिस्ट्रेशन द्वारा 7 साल, तो देशीयकरण द्वारा बताइए क्या होगा, बता सकते हैं तो बताइए। इसके लिए 12 साल रहना होगा। कितना? कम से कम 12 साल। ऑप्शन नंबर सी 7 साल पंजीकरण के लिए और देशीयकरण के लिए 12 साल, मतलब यहाँ का एकदम पूरा चाहिए। तो अगर बात करते हैं 103 प्रश्न। 103 प्रश्न क्या है? देशीयकरण के लिए व्यक्ति में जो है इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए। अगर आपको देशीयकरण चाहिए, मतलब आपको यहाँ के रहने के लिए आपको चाहिए 12 साल रहना है, आपको तो 12 साल आगे रहना है, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसमें योग्यता होने की आवश्यकता है। क्या योग्यता होना जरूरी है, बता सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए, हम चाहते हैं आप बताएं। तो हम चाहते हैं कि उपरोक्त में से सभी होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? कला विज्ञान में निपुण होना जरूरी है, कला हो, निपुण हो, कुछ तो होना चाहिए आपके अंदर, तभी। भारत की जो है कम से कम एक भाषा जानते हो, भारत का कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी तो जरूर जाना चाहिए या बंगाली जाना चाहिए, मतलब भारत का जितने 22 भाषा हैं उसमें से आपको चाहिए। अब भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, अंग्रेजी नहीं यार के भाषा के रूप में और भी कुछ। और भारत के लिए पॉजिटिविटी आपको सोचना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, समझ गए? तभी, नहीं तो आप जा सकते हैं। 104 प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। 104 प्रश्न है मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता किस विधि द्वारा दी गई थी। मदर जो टेरेसा थी वो तो भारत की थी नहीं, लेकिन इनको योग्यता मिला था। क्यों मिला था, किस विधि द्वारा मिला था, प्लीज बता दीजिए। तो हम बताएंगे इनको भारत की नागरिकता तो मिली थी और ये देशीयकरण के रूप में ही मिली थी, क्योंकि 12 साल रहे थे और इनमें जो है सेवा भाव था, वैज्ञानिक रूप से कला था, निपुण थे, मतलब सेवा भाव भी, सामाजिक सेवा कर रहे थे, कला ही है, ऐसे बोल दीजिए। तो देशीयकरण द्वारा इनको मिला था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये भी हो गए। 105 प्रश्न आ गए। 105 प्रश्न को बताइए। 105 प्रश्न है, यदि भारत किसी नए विदेशी क्षेत्र जैसे बांग्लादेश का परगन, क्या बोलेगा, परगना जिला जो है, बांग्लादेश का परगना जिला को अपने में मिला लेता है, तो वहां के निवासियों को नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, बता दीजिए। यदि भारत किसी नए विदेशी क्षेत्र को अपनाने में मिला, मतलब मिला लेता है, तो वहां के निवासियों को नागरिकता किस आधार पर मिलेगा। अगर आप किसी से जाइए, मिल लीजिए, मिला लीजिएगा, तो आपको नागरिकता मिलेगी, तो किस आधार पर मिलेगी? तो हम बताएंगे अर्जित भूमि के रूप में मिलेगा। अर्जित कीजिए, भूमि को ग्रहण कीजिए, उस आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी। चलिए बांग्लादेश वाली बात है, इसलिए जैसे मान लीजिए 106 प्रश्न है। नागरिकता कानून में जो है अब तक कुल कितनी बार जो है मुख्य रूप से संशोधन हो चुका है। सोचिए, नागरिकता कानून में संशोधन हो चुका है, ये तो हम पढ़े थे। अब नागरिकता कानून में जब संशोधन हुआ है तो बताइए कितना हुआ है, कितनी बार हुआ है, ये बताइए प्लीज। 106 के बारे में बताएंगे तो ऑप्शन नंबर बी 5 बार हुआ है। अच्छा,
5 बार हुआ है संशोधन, हाँ 5 बार हुआ है। आगे तो पहला हुआ था 1986 में, ठीक है, मतलब 1986 में। दूसरा हुआ 1992 में, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। फिर हुआ है आपको 2005 में, तीसरा हुआ है 2005 में। चौथा कब हुआ है? 2015 में संशोधन हुआ है नागरिकता में, याद रखिएगा। और पांचवा हुआ है 2019 में, समझ गए? यही हुआ है, 5 बार हुआ है नागरिकता के लिए, ये भी हो गया। चलिए 107वें प्रश्न। 107वां प्रश्न क्या है सुनिए। 107वां प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे हम CAA बोलते हैं, जो कि अभी चला था बांग्लादेश के लिए हटाने के लिए, है ना। तो भारतीय संशोधन अधिनियम CCA, जिसे हम भारतीय नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं, का सबसे नवीनतम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो सबसे नवीनतम कब होगा? 5 मार्च 2019 में, ठीक है। 2015 में जो हुआ था बताइए, 21 में नहीं और 14 में नहीं हुआ था, बताइए। तो 21 में हुआ था, मतलब 21 में बोल रहा हूँ, 21 में नहीं, 2015 में। 15 में जो हुआ था ये था चौथा संविधान संशोधन, जो कि नागरिकता में हुआ था। ये 5वां है, कौन? 2019 में, अभी और नहीं हुआ है। चलिए ये हो गए। चलिए और भी बातें करें। ऐसे आप इसमें भी संशोधन हुआ था बांग्लादेश को हटाने के लिए, जो इस संशोधन के तहत रखा गया था। तो आप अभी इसको सम्मिलित करें तो छठा भी आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल के लिए आपको 5 ही बताना है, ठीक है। देखिए इसमें जो है खान सर का जो बुक है, इसमें 5 ही दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने 5 ही बताया। लेकिन बात बता दूं कि 6 हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं 106 प्रश्न का, तो 6 बार टिक लगाइएगा, ठीक है। 6 बार टिक लगाइएगा, 5 नहीं 6 हुआ है। खान सर का बुक में 5 ही दिया हुआ था, इसलिए मैं उसके मुताबिक मैंने बताया। लेकिन इसमें अगर आप गूगल पर सर्च करें तो 6 बार हो चुका है, जिसमें से मैंने एक नहीं बताएगा, 2003 में भी हुआ था नागरिकता संशोधन, ठीक है, भारतीय नागरिकता संशोधन। बात है कैसे? अब मैंने 1986 बताया, 1992 बताया, मतलब 1992 बताया, 2003 बताया जो कि तीसरा था, 2005 बताया जो कि चौथा था, और 2015 बताया, ठीक है, पांचवा था, और 2019 जो बताया ये छठा था। तो 6 बार हुए थे, ठीक है। लेकिन खान सर का जो बुक है, जिसमें मैं आप थंबनेल देख रहे हैं, उसमें 5 ही बताए गए थे, तो इसलिए उस मुताबिक आपको 6 बार याद रखना है। 6 सही है, 2003 का ये नहीं बताए थे, ठीक है। क्लियर हो गए? चलिए, तो इसीलिए यहां रखिएगा कि 6 बार हुआ है भारत नागरिकता में संशोधन, 6 बार याद रखेंगे। गलती से 5 नहीं टिक लगाइएगा, 6 ही लगाइएगा। चलिए 108 प्रश्न है NRI, ठीक है। NRI, NRI का नाम सुने होंगे, NRI भाई बाबू, NRI का लड़का चाहिए, पंजाबी लोग ज्यादा करते हैं। तो किसे कहा जाता है NRI? बताएंगे? तो वह नागरिक जो विदेश में 6 माह से ज्यादा समय में रह चुका है या रह रहा हो। तो मतलब 6 महीने से ज्यादा वो रह रहा हो, तो वो हो गया NRI। NRI बाबू है ना, ऐसे बोल दीजिए। चलिए 109 प्रश्न क्या है कि ओवरसीज नागरिकता, ओवरसीज नागरिकता का सुझाव किस समिति ने दिया था? बहुत अच्छा सवाल है। ओवर जो सीज है नागरिकता का सुझाव किस समिति ने दिया था, प्लीज बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि ओवरसीज नागरिकता का जो है ये 2005 में हुआ था, और लक्ष्मी मल सिंधवी का नाम आता है। तो लक्ष्मी मल सिंधवी समिति ने दिया था, ये बात कर लीजिए। अगर बात कर लिए 110 प्रश्न की बात करेंगे कि ओवरसीज नागरिकता, जिसे OCI बोलते हैं शॉर्ट में, किस वर्ष जोड़ी गई? बताइए किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो हम बताएंगे 2005 में जोड़ी गई। क्या बात सत्य है? एकदम बात सत्य है। और कौन सी समिति बनी थी इसके लिए? तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया था, ये हम जानते हैं। इसमें आगे चल के हम वीजा वाला भी बात करेंगे, इसी में है, ओवरसीज वही है, उसमें वीजा आता है। चलिए 111वां प्रश्न, 111वां प्रश्न है ओवरसीज कार्ड धारक व्यक्ति को भारत आने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी आवश्यकता नहीं होती है, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बात ये सत्य है? बता दीजिए, तो हम जानना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, वो व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ जा सकते हैं, समझ गए? मतलब आजीवन मान्य रहता है, वीजा हमेशा मान्य रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही है 111 प्रश्न का। चलिए 112वें प्रश्न की बात करते हैं। 112वां प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की
नागरिकता कब रद्द की जा सकती है, बता सकते हैं? तो भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता कब रद्द की जा सकती है? प्लीज कमेंट करेंगे, हम चाहते हैं आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी होंगे, क्योंकि यदि वह संविधान में आस्था न रखें तो दिक्कत है, नागरिकता रद्द हो जाएगी। देशी मतलब देश का जो विरोधी कार्य करने वाले हैं, देश का विरोध करेगा, आप हवा में जाइएगा, ये बात हो गई, ये भी सही है। बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहने लगे तो भी दिक्कत है, इसलिए बता के जाइए विदेश में रहने, तो ये बात है, तो रद्द कर दिया जाएगा ऐसे। अब चलते हैं 113वें प्रश्न की बात करते हैं कि वीजा का मुख्य अर्थ क्या है। तो वीजा का मुख्य अर्थ बता सकते हैं? तो हम बताएंगे, अवश्य बताएंगे, लेकिन आप बताइए। तो हम बताएंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, दूसरे देश में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है वीजा से, कौन नहीं जानता है। चलिए ये बात हुई। अब बताइए 114वां प्रश्न है कि पासपोर्ट का नाम सुने होंगे, पासपोर्ट का मुख्य अर्थ क्या है? वीजा पढ़ लिए तो पासपोर्ट बताइए, ये सब सवाल पूछता है पॉलिटी में, लोग इग्नोर करते हैं, बीपीएससी वाले तो पक्का पढ़िए। तो पासपोर्ट का अर्थ क्या है, बता दीजिए, पासपोर्ट का अर्थ क्या होगा बता देंगे प्लीज। एनसीईआरटी आधारित है, सिर्फ अगर टीचर की तैयारी करते हैं तो जरूर देख के जाएंगे, आपके लिए अवश्य है। 5वां प्रश्न मतलब 5 ऑप्शन में भी रहेगा, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगा इसी से, ये बात जान लीजिए। तो याद रखिएगा आप 114वां प्रश्न की बात करेंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने की अनुमति लेना ही पासपोर्ट है। पासपोर्ट लेके जाइए और दूसरी जगह अनुमति से जा सकते हैं। अगर मान लीजिए 115वां प्रश्न आ जाए कि नागरिकता समाप्त होने की कितनी शर्तें या इमेज में दी गई है। देखो अब बात यहाँ है कि इमेज और शर्त में दिया गया, तो इसमें तो किताब के हिसाब से तो इमेज दिया नहीं मैंने, लेकिन अब इतना समझिए कि क्वेश्चन को आप समझिए कि नागरिकता समाप्त होने की कितनी शर्तें हैं मतलब दी गई है, बताइए। 3 दी गई है, 4 दी गई है, क्या दी गई है बताइए। और ये भी खान सर के बुक के हिसाब से है, ठीक है। नागरिकता चैप्टर 2 का है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो बताइए 115वां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर बी 3 दिया गया है। अब 3 दिया गया है, कौन कौन भाई बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट करेंगे। तो आगे तो पहला है कि नागरिकता समाप्त होने का 3 शर्त है। पहला है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा क्या हुआ कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान के आस्था न रखे या देश के विरोध में रहे या उसे मतलब एक तरह से पागल हो जाए या धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, तब उसे रद्द कर देगी। आते ही और भी कारण है, जो कि इतना ही 3 है, 3 में इंपॉर्टेंट है। चलिए 116वें प्रश्न की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, जिसे हम राष्ट्रमंडल बोलते हैं। देश के नागरिकों को जो है नागरिकता देने का प्रावधान किस विधि में है, बताइए। नागरिकता देने का प्रावधान किस विधि में या किस विधि में था? तो हम बताएंगे कॉमनवेल्थ जो होते हैं उसमें देश के नागरिकों को नागरिकता देनी आवश्यक होती है, क्योंकि खेलेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर होगा। तो हम बताएंगे इसका आंसर है 116वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पंजीकरण, इसी के तहत देंगे ना जी। चलिए ये हो गए। चलिए 117वें प्रश्न की बात करें। 117वां प्रश्न है पागल हो जाना या धोखे से नागरिकता प्राप्त करने पर जो है सरकार क्या कर सकती है? तो नागरिकता रद्द कर सकती है, नागरिकता कैंसिल कर सकती है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता कैंसिल कर सकती है। आगे बात करेंगे 118वें प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़े फास्ट चलेंगे। ओवरसीज नागरिकता मुख्य रूप से किन्हें दी जाती है? तो ओवरसीज नागरिकता जो है मुख्य रूप से किन्हें दी जाती है? तो बड़े बड़े उद्योगपति को दी जाती है, ये बात तो सत्य है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति ये सब काम करते हैं तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 119वां प्रश्न की बात करें, 119वां प्रश्न है सानिया मिर्जा के बच्चे को नागरिकता किस आधार पर जो है मिलेगी? ये पिछला जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका 1-2 क्वेश्चन रिपीट करवाता हूँ। देखिए पिछले इमेज के उदाहरण के अनुसार दे रहा हूँ, मतलब बुक के अनुसार। बताइए तो वंश के आधार पर देंगे भाई सानिया मिर्जा के बच्चे को, लेकिन सानिया मिर्जा के बच्चे कहाँ हैं? अभी नहीं है। चलिए 120वां प्रश्न की बात करें। असम समझौते के बाद जो है नागरिकता संशोधन में जो है मुख्य भूमिका किस वर्ष की रही है? बताइए असम जो समझौता हुआ था उसके बाद जो नागरिकता संशोधन हुआ उसमें मुख्य भूमिका किस वर्ष की थी, मतलब किस वर्ष असम के लिए मेन भूमिका माना गया है? तो हम बताएंगे 120 के अनुसार हम मानेंगे
ए मतलब 1986 में, शुरुआती दौर में, पहले संशोधन में हुआ था 1986 में। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आते हैं 121वां प्रश्न। ठीक है, अब 121 से हम चलेंगे 140 तक का जो सवाल है, एक पेज का सीरीज है नागरिकता का। अभी नागरिकता का हमारे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं, सिर्फ नागरिकता का ही रहेगा, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट चलेंगे। चलिए, तो नागरिकता का सवाल है 121 प्रश्न के हिसाब से आप बताइए। एक एक क्वेश्चन मैंने रखा है, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा पॉलिटी का। अगर देख लिए ना तो आप बवाल हो जाएगा, मतलब आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चलिए, 121वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो सौ एनर्जी के साथ बताएंगे कि किसी देश के आधिकारिक जो दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अगर किसी देश के अधिकारी मतलब अधिकारी जो दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रहें तो उन्हें क्या कहेंगे, क्या उन्हें राजदूत ही कहेंगे ना, एम्बेसडर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो सही है। सही बात है, अब राजनीतिक रूप से रहना तो एम्बेसडर को भेजते हैं ना, राजदूत को भेजते हैं ना कि अरे भाई खबर लीजिए क्या हाल है, कैसा है। ठीक है, हमारे राजदूत कौन है बताइए। 122वां प्रश्न की बात करें, राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ देशों में जो है नियुक्ति राजदूत को किस नाम से जाना जाता है। मान लीजिए राष्ट्रमंडल के लिए, देश के लिए राष्ट्रमंडल के खेल में हमारे देश की तरफ से एक राजदूत जाएंगे, एम्बेसडर जाएंगे, उन्हें बताइए उनको नाम किस नाम से जानते हैं। तो उच्च युक्त के नाम से जानते हैं, हाई कमिश्नरी के रूप में हम लोग उनको जानते हैं ना जी, जानते ही होंगे, अवश्य जानेंगे, कहीं नहीं जानेंगे, अवश्य जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए ये भी सही है। अब बताइए 123वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 123वां प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल देश किन्हें कहा जाता है। तो राष्ट्रमंडल देश मतलब कॉमनवेल्थ नेशन बोलिए, किसे कहा जाता है, मतलब किन्हें कहा जाता है या किसे कहा जाता है बताइए। तो हम किसे कहेंगे आप ही बताइए, कमेंट करिए और हमको बताइए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, बताएंगे। तो हम जानते हैं कॉमनवेल्थ का तो मुख्यालय लंदन में है, लेकिन हमको इसका आंसर जवाब चाहिए, तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। जो इंग्लैंड के गुलाम थे वही कॉमनवेल्थ के हैं, याद रखिएगा। चलिए 124वां प्रश्न। 124वां प्रश्न, तो इंग्लैंड के गुलाम तो हम लोग भी थे, भारत भी था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अगर राष्ट्रमंडल देशों की अगर कुल संख्या देखा जाए ना, तो हम यही बता सकते हैं कि 124वां प्रश्न के हिसाब से कि यह है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 53 है। और ये बुक के हिसाब से है, खान सर के बुक के हिसाब से ही है। राष्ट्रमंडल देशों की कुल संख्या अगर पूछे कितनी है तो हम बताएंगे 53 है। अच्छा, 125वां प्रश्न की बात करें, 125वां है कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हम जानते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी लंदन में स्थित है। चलिए ये भी हो गया। अगर आपसे पूछे 126वां प्रश्न पूछते, 126वां प्रश्न पूछे, एक मिनट, 126वां प्रश्न 125, हाँ 26वां, नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसे हम CAA 2019 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2019 बोलते हैं, है ना, के तहत जो है किस देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। बताइए किन देशों को अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान दिया गया है, बताइए किसके तहत, CAA 2019 के तहत बताएंगे। तो हम बताएंगे, हम उसके हिसाब से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को कहेंगे। अल्पसंख्यकों के नागरिकता देने का प्रावधान दिए हैं अल्पसंख्यक के रूप में, किसे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। क्लियर हो गए ना, हो गए। चलिए 127वां प्रश्न बताएंगे और जो सिनर्जी के साथ ही रहेंगे और स्पीड करके आप वीडियो कभी भी देख सकते हैं। तो CAA 2019 के अनुसार नागरिकता पाने के लिए भारत में रहने की शर्त को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया, बताइए। मतलब CAA 2019 के अनुसार नागरिकता पाने के लिए भारत में रहने की शर्त जो है उसको घटाकर कितने वर्ष कर दिए गए। जो पहले 7 वर्ष थे अब कितने वर्ष हो गए बता दीजिए। अब हो गए हैं आपके लिए आसान और समझ में भी आएगा, 5 वर्ष कर दिए गए हैं। कितने वर्ष, 5 वर्ष कर दिए गए हैं। और जानते हैं सिटीजनशिप है ना, अमेंडमेंट है
एक्ट 2019 है, जिसे हम शॉर्ट में CAA बोलते हैं, जिसे हिंदी में नागरिकता संविधान संशोधन बोलते हैं, ये हम जानते हैं। और ये कानून जो है 1995 में आया था, शुरुआती दौर में, हम जानते हैं, जिसके द्वारा इसकी द्वारा नागरिकता कानून को संशोधित करने का व्यवस्था की गई थी। कब? 1955 से ही। चलिए, ये तो बात हो गए। इसमें धार्मिक रूप से अगर देखें, ये तो हम जान गए ना, पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कौन था? बांग्लादेश। ये सबको अल्पसंख्यक के रूप में मिला। अब धर्म के हिसाब से हमारे भारत में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। समझ गए? चलिए, 5 वर्ष हो गया। अब चलते हैं 128वां प्रश्न क्या है, सुनिए। CAA 2019 मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019, ठीक है, मतलब भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का लाभ उन अल्पसंख्यकों को मिलेगा जो भारत में किस तारीख को, मतलब किस डेट को से पहले आए थे, मतलब कौन सा ऐसा डेट है उससे पहले आए थे, तभी नागरिकता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यही सवाल है, आपसे बताइए। तो हम जानते हैं ये है 1940 के बाद या 1940 के समय। क्या ये बात सत्य है? मैंने जो बोला जो सत्य है, बताइए प्लीज कमेंट करेंगे। तो आपके हिसाब से तो हमें लगता है कि आप आंसर दे चुके हैं। वो आंसर है आपका 31 दिसंबर 2014। समझ गए? 31 दिसंबर 2014। मतलब कि इसका सवाल का जवाब सुन लीजिए, मैं बता देता हूं थोड़ा मोड़ा, जो कंफ्यूजन है आपको हम क्लियर कर देते हैं कि 31 दिसंबर 2014 से या 14 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक जो है वाले अल्पसंख्यक, जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, ये सब जो हैं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले। समझ गए? और ये याद रखिएगा, ये धार्मिक रूप से बौद्ध, सिख, इस तरह का जो भी हैं, भारत के हों, भारत से मतलब पाकिस्तान का हूं, अफगानिस्तान का हूं या बांग्लादेश का हूं, तभी नागरिकता मिलेगी जब 31 दिसंबर 2014 के पहले। याद रखिएगा, इस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या हो रहा है अभी जो बांग्लादेश को लोगों को हटाया जा रहा है। चलिएगा 2019 की 2029 क्या बोल रहा हूं, चलिए 129 की बात करें। NRC का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो NRC का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, बता दीजिए प्लीज, कमेंट करना चाहते हैं। तो 129वां प्रश्न का जवाब है 129वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। याद रखिएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। चलिए 130 प्रश्न की बात करें। NRC विशेष रूप से सबसे पहले किस राज्य की, मतलब किस राज्य के लिए बनाई गई थी, बता दीजिए। NRC, ठीक है, NRC विशेष रूप से सबसे पहले किस राज्य के लिए बनाई गई थी, मतलब भारत के कौन से राज्य के लिए बनाया गया भाई, बता दीजिए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, असम के लिए बनाया गया था, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए 130वां प्रश्न पूछते आपसे, पूछे कि भारत में जो है NRC के लिए जो है कट ऑफ तारीख, मतलब कट ऑफ तारीख क्या रखी गई है, मतलब कौन सा डेट रखा गया था, बताएंगे। तो इसके लिए हम डेट अगर पूछे तो हम बताएंगे 24 मार्च 1971 से पहले, ठीक है, मतलब 24 मार्च 1971 से पहले। क्लियर हो गए ये। और NRC को ही हम मतलब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। और इसी के तहत हम लोग जो है, और डेट के हिसाब से रखें तो 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उनके लिए है, उनको मिलेगी यह नागरिकता। अगर बात कर लेते हैं 132वां प्रश्न की बात करें तो NRC रजिस्टर में जो है नाम होने के लिए व्यक्ति को कुल कितने दस्तावेजों में से कोई एक साबित करना आवश्यक है। मान लीजिए कुल कितना दस्तावेज होगा जिसमें से एक आपको साबित करना होगा कि हाँ आप भाई हैं, इसके हिसाब से हम NRC के हिसाब से आपको नागरिकता देंगे। तो कितने होने चाहिए, कितने दस्तावेज होने चाहिए, तो इसके लिए 30 आपको लगता है होना चाहिए। क्या लगता है आपको, कमेंट कीजिए।
तो 132वां प्रश्न के हिसाब से 30 एकदम सही है। 30 दस्तावेज बना होगा, उसमें से एक आपको साबित करना है कि आप हैं, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप समझ जाइए। 133वें प्रश्न की बात करते हैं। 133वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। तो 133वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति एनआरसी लिस्ट में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे खुद को साबित करने के लिए कितना समय दिया जाता है। मतलब इसमें भी सोचिए, अगर मान लीजिए एनआरसी लिस्ट में अगर शामिल नहीं है तो भी आपको साबित करने के लिए कि भाई आप लीजिए, समय ले लीजिए और जल्दी जल्दी आप ठीक कर लीजिए, तभी आपको नागरिकता मिलेगा, अन्यथा वो भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए भी कितने माह की आवश्यकता होती है, कितना माह दिया जाता है समय, बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे 4 माह दिया जाता है, 4 माह के अंदर होता है। ठीक है, कितना? 4 माह। तो क्या 4 माह सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या सही है? तो एकदम सही है ही। चलिए 134वां प्रश्न बताएंगे। 134वां प्रश्न है एनआरसी लिस्ट से बाहर होने वाले व्यक्ति को कहां अपील करनी होती है। अगर मान लीजिए एनआरसी लिस्ट से हम बाहर करते हैं तो बताइए कहां अपील करनी होगी, बताइए। क्या सुप्रीम कोर्ट में करनी होगी, कहीं करनी होगी, कुछ तो करना होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल में किया करना होता है। ट्रिब्यूनल जो होते हैं वहां करना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में करना। ठीक है, बताइए। 135वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इनमें से किस देश ने कभी राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं ली? इनमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें से बताइए कौन सा राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, बताएंगे। 135वां प्रश्न का सवाल है आपके स्क्रीन पर। तो हम बताएंगे अमेरिका नहीं लिया है क्योंकि ये गुलाम नहीं था। तो चलिए ये बात हो गई। अगर मान लीजिए 136वां प्रश्न की बात करें। 136वां प्रश्न है सानिया मिर्जा भारत की नागरिकता है, मतलब नागरिक है, भारत की नागरिक है, सॉरी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान में जाके शादी कर ली थी, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन अब तो रिश्ते टूट गए हैं, अब आ गई हैं इंडिया में। ठीक है, उनकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। उनकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, बता सकते हैं? तो यही पड़ेगा कि इनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या ये बात सत्य है? तो हमें तो लगता है सत्य हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी नागरिकता बनी रहेगी क्योंकि भाई महिलाएं हैं, ऐसे भी है बहुत सारे कारण है, क्योंकि हमारे भारत की हैं तो नागरिकता उनकी बनी रहेगी। चलिए और बात करें 137वां प्रश्न की बात करें। नागरिकता प्राप्त करने के लिए वह विधि कौन सी है जिन मतलब जिसमें 10 साल तक जो है भारत में रहना और एक भारतीय भाषा जानना जरूरी है, बताइए। मतलब नागरिकता प्राप्त करने के लिए वह विधि कौन सी है जिसमें 10 साल तक तो आपको भारत में रहना ही है और एक भारतीय भाषा जरूरी है, जानना जरूरी है। तो हम बताएंगे पंजीकरण की बात करते हैं। तो पंजीकरण में तो 7 साल की बात करता है और इसमें 10 साल की बात कर रहा है। तो हम बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपके हिसाब से क्या लगता है, बताएंगे। तो देशीकरण, देशीकरण याद रखिएगा। अब जैसे कि 7 साल से 5 वर्ष कर दिया गया, ये 12 से 10 कर दिया जाएगा, ये याद रखिएगा, देशीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 10 साल कहिए, 12 साल कहिए, लेकिन देशीकरण में आएगा। 7 साल, 5 साल कहिए, 7 साल कहिए, तो पंजीकरण में आएगा, यही ध्यान रखना है। और नॉर्मल बात है, सानिया मिर्जा वंशावली के आधार, मतलब वंश के आधार पर है, तो उनका नागरिकता नहीं समाप्त किया गया, मतलब नहीं किया गया, पता ही है। लेकिन बाद में अगर ज्यादा होता तो कर दिया जाएगा। तो ये सब तरीके अलग अलग हैं, आपको जानते रहना है, समझते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए 138वां प्रश्न की, चलिए 138वां प्रश्न का जवाब दीजिए। कॉमनवेल्थ जो है देश, कॉमनवेल्थ देशों के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, इसके अनुसार बताइए। देखिए अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो महाराज चार्ल्स तृतीय का नाम आता है, याद रखिए। ठीक है, और दूसरी चीज है कि अगर महासचिव के रूप में पूछे तो 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से अगर हम देखें तो हम इससे सरली अयोर कोर बोचवे बोलते हैं, जो कि हैं। और अगर अध्यक्ष इन ऑफिस जो बनने वाले हैं 16 सितंबर, मतलब 16 सितंबर 2025 से, तो बन गए। और बन गए तो उस हिसाब से क्या होगा, समोआ के जो प्रधानमंत्री हैं लाउली ले लेउतेया सीमट, यही रहेंगे। ठीक है, ऑफिशियल रूप से बन जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो है नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है, इसलिए। नहीं तो अब क्या होता कि बन जाते भाई, कौन बनते, प्रधानमंत्री बनते समूह का, वही थे, वही बन जाते, लेकिन वहां पे ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगर मान लीजिए 139वां प्रश्न की बात करें, वो मतलब 1992 की बात करेंगे, 1992 की बात करेंगे।
के नागरिकता संशोधन के अनुसार अगर देखें तो बच्चा किस आधार पर नागरिक बन सकता है। मतलब 1992 के नागरिकता संशोधन के अनुसार अगर हम देखें तो बच्चा किस आधार पर नागरिक बन सकता है। तो बच्चा क्या बनेगा, माता पिता के हिसाब से ही बनेगा ना जी। क्या कहते हैं, एकदम सही कहते हैं, माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होना ही चाहिए। चलिए, मतलब भारतीय नागरिक होगा। अगर मान लीजिए 140वां प्रश्न की बात करें, पासपोर्ट की बात करें, पासपोर्ट क्या है। तो पासपोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पासपोर्ट जो है ये है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने की अनुमति देता है पासपोर्ट। ये एक सिंपल बात ही पिछले पेपर में भी हो चुका था। अब चलेंगे 141वां प्रश्न है। टोटल में 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और डेली चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। बस आपका लाइक और सब्सक्राइब होना आवश्यक है, क्योंकि आप करेंगे लाइक तभी होगा नलिन अकाडमी पे धमाल, तभी होगा नलिन अकाडमी का चैनल का बवाल, क्योंकि आपका होना आवश्यक है। आप नहीं तो नलिन अकाडमी नहीं, क्योंकि आप हैं तभी नलिन अकाडमी है, क्योंकि आपके बिना नलिन अकाडमी चल ही नहीं सकता और दौड़ भी नहीं सकता। और एक बात जान लीजिए कि नलिन अकाडमी का कोई कंटेंट फालतू नहीं होता, क्योंकि एनसीईआरटी आधारित है। तो अवश्य सबका किताब है, लेकिन उसमें नलिन अकाडमी का जो है प्यार है। तो क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो अवश्य आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम अपना समझते हैं, इसलिए क्वेश्चन मुझे समझता है, इसलिए आपको भी समझना है। क्वेश्चन को अपना समझिए, क्वेश्चन आपको समझेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं और इसी तरह आगे भी चलते हैं। अभी मिलते हैं मतलब जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। 141वां प्रश्न शुरू कीजिए, बताइए। टिक लगा दिए, चलिए हम बताते हैं। चलिए 141वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति खुद को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नागरिक कहिए या नागरिकता साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कहाँ जाना होगा, कहाँ जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर साबित नहीं हो पाया कि आप नागरिक यहाँ के हैं कि नहीं हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट। अब ये भी सोचिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो हम समझ गए। अब देखिए 142वां प्रश्न का सवाल सुनिए। 142वां प्रश्न है कि जो व्यक्ति न्यायालय में भी नागरिकता साबित नहीं कर पाते हैं, उन्हें अंततः कहाँ भेज दिया जाएगा, बताइए। अंततः कहाँ भेजा जाएगा, तो भेजा जाएगा उसे डिक्टेशन सेंटर में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, डिक्टेशन सेंटर में भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए यही सवाल आपसे पूछते 143वां प्रश्न कि एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है, तो एनपीआर का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे नेशनल पॉपुलेशन बोल दीजिए रजिस्टर्ड। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सेंटर आपको भेज दिया जाएगा। मतलब इसका फुल फॉर्म है एनपीआर का। चलिए अब एनपीआर की बात करें तो एनपीआर का हिंदी में हम क्या बोले थे, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, 144वां प्रश्न, पहली बार कब बनाया गया था, एनपीआर पहली बार कब आया था, तो हम बताएंगे 2010 में। और नागरिकता नियम 2003 के तहत आया था। किसके तहत, 2003 के तहत नागरिकता आया था। और कब हुआ था, 2010 में। 3 के हिसाब से 10 में लागू हुआ था। क्लियर हो गए, और भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, नहीं है आपके पास। चलिए अगर मान लीजिए यही पूछ दे 145 मतलब 145, एनपीआर की गणना किस आधार पर की जाएगी। तो एनपीआर की गणना जो है किस आधार पर की जाएगी, बता दीजिए। तो हम बताएंगे आपके परिवार और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है उसके आधार पर। आपके परिवार और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है उसके आधार पर ये होता है। क्लियर हो गए, तो ये भी आपका सही सवाल है 145वां प्रश्न का, आपका सी आंसर होगा। अगर आपसे यही सवाल अगर पूछे 146वां प्रश्न, 146वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक, देखिए 5 से 11 अब आ गए, तो 5 से 11 मतलब सिटीजनशिप की बात हो रही है। 1 से 4 तो हम संघ और ये पढ़े थे, जो कि पहला वीडियो मैंने डाला था। अभी नागरिकता का चल रहा है, जिसमें 5 से 11 तक चलेगा, जिसमें 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। तो किस भाग में है ये बताइए। तो भाग 2 है, भाग 1 में था राज्य संघ क्षेत्र की बात हो रही थी, और यहाँ पे भाग 2 में नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो 2 आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर आपसे पूछे 147वें प्रश्न की बात करें तो सुनिए, 147वां प्रश्न है भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है विशेष रूप से किसके पास है, बताइए। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार विशेष रूप से किसके पास है, बता सकते हैं। तो हम जानते हैं ये सब कानून बनाने का काम हमारा संसद पार्लियामेंट के पास ही है। किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी 147 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलिए 148 प्रश्न की बात करें। 148 प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा
लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार केवल किन्हें प्राप्त है? अगर मान लीजिए लोकसभा हो या राज्य विधानसभा का निर्वाचन होता है, उस समय मत देने का अधिकार केवल किसके पास होगा? तो भारतीय नागरिकों के पास ही होगा, इंडियन सिटीजन के पास होगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। और भी बातें कर लें, 149 सवाल की बात करें। 149 है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? मतलब मूल अधिकार की बात करें, किसकी बात करें? मूल अधिकार की बात करें, केवल भारतीय नागरिकों के पास है। तो हम जानते हैं 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 19 आर्टिकल, 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल, ये सब जो हैं हमारे पास ही हैं और सिर्फ भारत के लोगों के पास ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं ये सही आंसर है, क्योंकि हमारे पास 15 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 15 का अच्छा है, हम लोग के अधिकार में है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। क्लियर? ऑप्शन नंबर क्या होगा राजीव? 49वां प्रश्न का आंसर का जवाब है बी। आगे चलेंगे, 150 प्रश्न की बात करेंगे। 150 प्रश्न क्या है सुन लीजिए कि एक हरी नागरिकता है का प्रावधान जो है भारत ने किस देश के जो समान अपनाया था? किस देश से अपनाया था? डायरेक्ट सवाल है, छोड़िए किस देश से अपनाया था बता दीजिए। ठीक है, अडॉप्ट किया था। सिंगल सिटीजनशिप जिसे बोलते हैं, एक हरी नागरिकता। तो हम बोलेंगे ब्रिटेन से अपनाएंगे, और कहां से अपनाएंगे, है ना? इसके सिवा कहां बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी। 50 का हो गया। 51 सवाल की अगर बात करें, 51 सवाल की, इसमें जो तथ्य हैं उसके हिसाब से हो रहा है। तो देखिए 51 है, 151, किन देशों में दोहरी नागरिकता का जो है प्रावधान है, मतलब ड्यूल सिटीजनशिप की है? तो कहां पे? तो अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी आपका सही है, दोहरी नागरिकता की बात करता है। ये भी बात हो गए। 152 सवाल की बात करेंगे। 152 सवाल है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा, ठीक है, टोटल कितने बार हुआ है नागरिकता में संशोधन? 6 बार। और उस 2015 के द्वारा ये पूछ रहा है PIO कार्ड को जो है किस में बदल दिया गया? PIO कार्ड को किस में बदल दिया गया था बता दीजिए। तो हम बता देंगे, देखिए PIO कार्ड को हम बदल दिए थे OCI कार्ड में। किसमें? OCI कार्ड में। OCI कार्ड में बदल गया। चलिए यही सब पूछता है, पासवर्ड में नहीं बदलेगा। 153वां प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए वहां का कौन या कैसा नागरिकता होना अनिवार्य है? तो वहां पे अगर अमेरिका का आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं ना, तो वहां पे ड्यूल नागरिकता की आवश्यकता होती है। क्या ये बात है? अगर मान लीजिए वहां का आपको राष्ट्रपति बनना है तो बताइए, उसके लिए थोड़ा सा रूल चेंज है। ऑप्शन नंबर बी, जन्म से नागरिक होना चाहिए, मतलब सिटीजन बाई बर्थ। वहां पे आप जन्म से हैं तब आपको हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई देश के रहिए, अगर जन्म से हैं वहां पे तो हो जाएगा। उसी तरह चलिए 154 क्या है? क्या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से भारतीय होना अनिवार्य शर्त है? क्या ये बात सत्य है? अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो क्या जन्म से भारत होना अनिवार्य है, हाँ या नहीं बताइए? या ऐसे ही, या जन्म से पहले, या केवल पुरुष? बताइए, पुरुष के लिए ही है, बताइए क्या है? 154। तो 154 के हिसाब से आपको नहीं, ऐसा कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, ये मान के चलिएगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, मतलब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि आपको जरूरी है कि आपको रहना ही है भारत का, नहीं। आपको, आप बाहर से भी हैं, भारत का अगर ले लिए हैं पद पे तो आपको बैठा दिया जाएगा। चलिए 155 सवाल की बात करते हैं। 150 है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के हिसाब से इसके तहत जो है किन धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है? तो इस जो 2019 में आया था, अधिनियम आया था, नागरिकता संशोधन हुआ था, तो उसमें धर्मों के हिसाब से नागरिकता देने दिया गया, जिसमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को दिया गया था, जो कि हम पढ़ चुके थे, पिछले इमेज के हिसाब से भी पढ़े थे। 156 के हिसाब से अगर बात करें, 156 है कि नागरिकता अधिनियम 1995, मतलब 1995 नहीं, 1955, सॉरी, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम जो 1955 के अनुसार, मतलब 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा आधार नहीं है? कौन सा आधार नहीं है? तो संपत्ति खरीद कर, या संपत्ति खरीदने का प्रक्रिया हो, संपत्ति खरीद कर रखने की प्रक्रिया हो, ऐसा नहीं था उसमें, याद रखिएगा, जन्म से था, संपत्ति से कोई वैल्यू आपको नहीं है। 157 है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो संसद को नागरिकता
कि संबंध में विधि बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, ये बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 11 करता है। देखिए नागरिकता की बात करें तो 511 तक पढ़े थे, और जिसमें संसद को नागरिकता संबंधी अगर विधि बनाना है या शक्ति प्रदान करना है तो आर्टिकल अनुच्छेद 11 को याद करना होगा, क्योंकि इसमें 11 ही सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि 511 जो है हमारा संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता में संशोधन करे या विधि बनाए, विधि बनाने की बात करता है 11 के अनुसार। चलिए 158 की बात करें, 157 तो हो चुका है, 158 की बात करें। 158 क्या है कि ओवल सीज कार्ड जो होता है, ओवर सीज ऐसे बोलते हैं, ओवल सीज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ओवर सीज बोलिएगा। मतलब OCI कार्ड जो धारक होते हैं व्यक्ति को भारत में कौन सी सुविधा नहीं मिलती है, कौन सी सुविधा नहीं मिलेगी इस ऑप्शन के हिसाब से, तो मत देने का अधिकार इनको नहीं मिलेगा। ये हम जानते हैं, राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिल सकता किन्हें, ओवरसीज को, जिसे हम OCI कार्ड धारक व्यक्ति हैं उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए। चलिए 158 का बी। 159 का बात करते हैं। 159 क्या है कि NPR के बाद अगला कदम सरकार के अनुसार क्या होगा। तो NPR के बाद अगला कदम सरकार के पास क्या होगा बता दीजिए। तो जनगणना का सही आंकड़ा होगा। जनगणना का क्या होगा, सही आंकड़ा होगा, ये बात ध्यान रखना है। सही आंकड़ा होगा तभी ना होगा जी। चलिए 160वां प्रश्न है। 160वां प्रश्न है कि भारत में नागरिकता किस आधार पर छीन ली जा सकती है। तो भारत में नागरिकता अगर पूछे किस आधार पर छीन लीजिएगा जी, बताइए। तो हम बोलेंगे उपरोक्त में से सभी होगा। अगर स्वेच्छा से त्याग कर देगा तो भी आपको छीन लिया जाएगा। सरकार द्वारा अगर वंचित हैं तो आपको भी छीन लिया जाएगा। देश के विरोध अगर कोई काज करेगा तो भी आपको हटा दिया जाएगा। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भी आपको भगा दिया जाएगा। भागिए, जब हमारे पास रहना ही नहीं तो भागिए, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही है। 61वां प्रश्न है कि मूल अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है को जो है नैसर्गिक अधिकार क्यों कहा जाता है। नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैसर्गिक अधिकार। और ये हम पढ़ रहे हैं भाग 3 का मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, और इसी से MCQ बना हुआ है। जितने MCQ होंगे अभी मूल अधिकार से ही होंगे, बताइए। तो इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा 61वां प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जन्म के बाद स्वतः मिल जाता है। ये नर्सरिक मतलब होता है कि आप जन्मे, आपको अधिकार है मूल अधिकार का, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। चलिए 162 सवाल आपके स्क्रीन पर है और बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा किस मूल अधिकार को कहा जाता है भाई, किस भाग को कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा किसे कहिएगा, मूल अधिकार को। मूल अधिकार किस में है, भाग 3 में है, तो 3 को कहिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। 163 सवाल है, सॉरी 163 सवाल है कि भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, बता सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा भारत है, भारत का संविधान है, उसमें मूल अधिकार है, किस देश से हम लोग लिए हैं, तो हम बताएंगे USA से लिए हैं। क्या ये बात तो सत्य है कि नहीं, बताइए। 163 की बात करेंगे तो यस, ये बात सही है, USA से हम लोग लिए हैं मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को। चलिए 164वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आप जानते हैं कि भाग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि भाग 3 है, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे। तो 12 से लेकर 35 तक की बात करते हैं, जिसमें 32 तक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। ये हम जानते हैं, मूल अधिकार की बात जानते हैं। तो इसमें से अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अगर पूछे राज्य की परिभाषा में क्या शामिल है, तो राज्य जो स्टेट है हमारा की परिभाषा में क्या शामिल है ये बता दीजिए। और 164वें प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी होंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की बात होगी, केंद्र और राज्य सरकार की बात होगी अनुच्छेद 12 के अनुसार। अगर स्थानीय जो प्राधिकार होते हैं, जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, इसकी बात की जाएगी। अन्य वैधानिक संस्था, उसकी बात की जाएगी। इसका हक है, मूल अधिकार में दिया गया है, जनता को भी दिया गया है, ये आप जानते हैं। तो ये सब बातें कही गई है, तो ये सही है। अगर आप मान लीजिए अनुच्छेद 13 पूछते आपसे कि अनुच्छेद 13 बता दीजिए, तो अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, मतलब क्या कार्रवाई किया जाएगा भाई, कौन सा कार्रवाई होगा, जिससे बताइए। हम बताइए कि आर्टिकल 13 के अनुसार आप देख रहे हैं और मान लीजिए मूल अधिकार आपको मिला हुआ है और किसी दूसरे के मूल अधिकार को आप प्रभावित करेगा, हानि करेगा, तो कुछ तो कार्रवाई होगा, कोई तो कानून होगा, अवश्य होगा। क्या कानून होगा बता दीजिए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, उस पर रोक लगाया जा सकता है। उस पर क्या लगाए गए, रोक लगा देंगे। अच्छा ये बात है दाम जी, अच्छा जी। तो विधि के समक्ष जो समानता है,
विधि के समक्ष जो समानता की व्यवस्था जो है किस देश से ली गई है? तो विधि के समक्ष जो समानता है की व्यवस्था किस देश से ली गई है जी? तो हम बताएंगे ये समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, और कहां से लेंगे? ऑप्शन नंबर बताइए। तो ब्रिटेन से लेंगे, ब्रिटिश से लेंगे, और किससे लेंगे, है ना? चलिए, अगर मान लीजिए 167 की बात करते हैं, 167 है कि कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है? तो कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे अमेरिका से ली गई है, यूएसए से ली गई है। कानून के समक्ष संरक्षण की बात होगी ना, तो आपको ऑप्शन नंबर बी टिक लगाना होगा, क्योंकि ये अमेरिका से लिया गया है। और मूल अधिकार भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। और भी बातें करें, और बताइए 168 सवाल की बात करते हैं। 168 सवाल है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 के बताइए विधि के समक्ष समानता का अपवाद कौन सा है? तो विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे तो आर्टिकल हम 14 याद रखेंगे, और इसके हिसाब से अपवाद पूछ रहा है कौन सा है। बताइए इस चार ऑप्शन के हिसाब से। तो हम जानते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल एक अपवाद के रूप में है, ये आप जानते हैं विधि के समक्ष के समानता के रूप में। क्लियर हो गए? कोई तो दिक्कत नहीं ना? अगर मान लीजिए समानता का अधिकार आपसे पूछे तो हम जानते हैं 14 से 18 तक की चर्चा करते हैं। 14 से 18 शुरू होता है, और याद रखिएगा अनुच्छेद हमारा 12, 13 तो हम पढ़ चुके हैं। अब 14 से 18 के बीच में जो भी पढ़ेंगे उसमें समानता का अधिकार पढ़ेंगे, और जो पहला है मूल अधिकार में। उसी तरह दूसरा, तीसरा, टोटल 7 थे जिसमें से अब 6 बचे हैं, और 7वां हट चुका है ना? आप जानते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। 169 सवाल की बात करेंगे कि अनुच्छेद 15 के अनुसार, 14 के अनुसार तो पढ़ चुके हैं, 15 के अनुसार बताइए कि किन आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? किसके अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते आप बताइए? तो आर्टिकल 15 के अनुसार तो हम जानते ही हैं, और ये समानता के अधिकार के तहत ही होगा, क्योंकि लिंग और जन्म के स्थान को देखते हुए होगा। और यहां तक कि जाति धर्म के अनुसार भी, वंश के अनुसार भी, तो उपरोक्त में से सभी होंगे। ठीक है, तो 169 का आंसर का जवाब डी आंसर होगा, है ना? इसके अनुसार आपको भेदभाव अगर दिखा तो गड़बड़ बात है, कानून होगा। चलिए 170 प्रश्न की बात करते हैं। 170 प्रश्न है लोक नियोजन के या लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? बता दीजिएगा तो मैं मानूंगा। तो यही बात है कि 170 प्रश्न के जवाब देंगे तो आप अच्छे से दीजिए ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। अब ये भी देखिए 14 से 18 तक की बात करते हैं समानता का अधिकार, जिसमें 16 भी आता है, 14 भी आता है, 15 भी आता है, और 17 भी आता है। जिसमें 16 की बात हुई तो लोक नियोजन की बात करेगा, पब्लिक इम्प्लीमेंट की बात करेगा, ठीक है? तो इसके लिए अवसर समानता देना किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 16 में है। 14 में तो हम पढ़ लिए, है ना? विधि की समानता के, विधि के समझ जो समानता की बात होगी। 15वां की बात करें, जाति लिंग धर्म जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर देखा जाए तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हम समझ गए। और भी बातें करें, ऐसे जानते हैं अल्पसंख्यक की गणना में धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस सब में भी आपको 15 आर्टिकल में कहा गया है। तो इस तरह का बहुत सारे आपको दिखते जाएंगे और आपको समझते जाना है। चलिए 171वां प्रश्न की बात करेंगे। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अस्पृश्यता के जो अंत होता है किस अनुच्छेद द्वारा किया जाएगा, बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो ये है आर्टिकल जो है जिसे हम छुआछूत बोलते हैं, आर्टिकल 17 की बात करेंगे, अनुच्छेद 17 की बात करेंगे। अब समझिए कि आर्टिकल 17 हम पढ़ लिए और इसमें अस्पृश्यता की बात कही गई, ठीक है? अनटच टच एबिलिटी बोलिए, अनटचेबिलिटी की बात कही जाती है, छुआछूत की बात कही जाती है। चलिए 172वें प्रश्न की बात करते हैं। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कब होगा? जब 18 आएगा। 18 मतलब कौन आएगा? 18 अनुच्छेद आएगा। तो याद रखिएगा उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो हम बताएंगे अनुच्छेद 18 से संबंधित है। आर्टिकल जो है 18 मतलब बोलता है कि इसमें उपाधियों का अंत किया जाए, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। और भी बातें करें, और भी बातें हम करेंगे। 173वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत इनमें से कौन सी उपाधि रखी जा सकती है? तो अनुच्छेद अगर आर्टिकल 18 जानते हैं, आर्टिकल 18 जानते हैं, तो हम जानते हैं उपाधियों का अंत की बात करता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है उपाधि रखी जा सकती है, कौन सी उपाधि रखी जा सकती है? तो उपाधि जो लेते हैं उसका तो अंत हो जाएगा, लेकिन कोई कोई उपाधि तो रखिएगा, जैसे डॉक्टर रखिएगा, कर्नल रखिएगा, ये सब जरूरी है। शिक्षा के लिए रखिएगा, शिक्षक का नाम दीजिएगा, शिक्षक जी हैं, टीचर जी हैं भाई। सुरक्षा संबंधी जो डॉक्टर हैं, कर्नल है, इस सब का नाम जरूरी है ना, क्योंकि इससे पता चलता है ना कि किस पद क्या है, तो जरूरी है ना, काम आता है। तो काम आने लायक हो ऐसा पद का नाम रखा जा सकता है, इतना ही जान लीजिए। तो आर्टिकल 18 की बात करते हैं। अब मेजर भी हो गए, कर्नल हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, ये सब आएंगे।
चलिए 174 की बात करते हैं। 174 है कि यदि किसी जो है भारतीय को विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेनी हो, मान लीजिए यदि किसी भारतीय को विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेनी हो, तो उसे किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है? अगर मान लीजिए किसकी अनुमति लेना आवश्यक है भाई, अगर भारतीय हैं, भारतीय को विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेना है, तो क्या ज़रूरी है? कौन-सा अनुमति ज़रूरी है कि आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बताइए। 174 का आंसर भिजवा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति अनुमति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 175वें प्रश्न की बात करते हैं। 175वां प्रश्न है समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो समानता का अधिकार जो है, राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो ये राइट टू इक्वलिटी जो है 12 से कितने तक आते हैं? 12 से 13 नहीं आते हैं, 14 से 18 आता है, क्योंकि 12 से 13 तक तो शुरुआती है मूल अधिकार का, तो 12-13 का तो इंपॉर्टेंट हम पढ़ ही लिए हैं, है ना? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार है, जो कि पहला होता है, 6 में से पहला है। अब आगे चलेंगे और भी देखेंगे। 176वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 15 के अनुसार अल्पसंख्यकों की गणना जो है किस आधार पर की जाती थी? मतलब सॉरी की जाती है, जल्दी-जल्दी बोलने में गड़बड़ है। की जाती है तो हम बताएँगे ये होता है धर्म के आधार पर भी की जाती है। किसके अनुसार पे? धर्म के आधार पर भी की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। ये इसमें धर्म के आधार पे कौन-कौन है? हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, है ना? याद रखिए, मतलब हिंदू तो अलग है, मुस्लिम के लिए, जैन के लिए, ये सब के लिए। चलिए 177 की बात करते हैं। 177 क्या है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था जो है जैसे पिछड़े वर्ग के लिए है, पिछड़े वर्ग कह दीजिए या आरक्षण की व्यवस्था के लिए कह दीजिए, मुख्य रूप से जो है किस अनुच्छेद की चर्चा की जाती है? किस अनुच्छेद की चर्चा की जाती है बता दीजिए। तो हम इसके अनुसार से हम अगर बात करें, आरक्षण की व्यवस्था की बात करें या पिछड़े वर्ग के लिए जो है बात करें, उनके आरक्षण की बात करें, तो आर्टिकल जो है कौन-सी इम्पोर्टेंट है बता दीजिए। तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 16 है, अनुच्छेद 16 है। चलिए ये भी हो गए। 178 प्रश्न, 178 क्या है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सम्मानों को किस अनुच्छेद के तहत उपाधि नहीं माना जाता? बताइए, उपाधि नहीं माना जाता, बता सकते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सम्मानों को किस अनुच्छेद के तहत उपाधि नहीं माना जाता है, ये बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, आर्टिकल 18 की बात करता है, आर्टिकल 18 की बात करेगा। चलिए 179 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 को जो है मूल अधिकारों को या मूल अधिकारों का क्या कहा जाता है? बताइए, आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है, बता दीजिए। ये आप बता सकते हैं। तो हम देखिए आर्टिकल 13 में जो है हम जानते हैं कि इसमें जो मूल अधिकार है, अब मान लीजिए किसी का दूसरे का मूल अधिकार को आप प्रभावित करिएगा या हानि करिएगा, तो उसपे रोक लगाया जाएगा। ठीक है? तो यही बात होती है या जिसे रोक लगाना या सुरक्षा करना, ये आर्टिकल 13 के अनुसार ही होगा। सुरक्षा कवच कहिए, ज़रूरी है, या अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते भाई, लिमिट है इसमें, याद रखिएगा। तो इसके लिए है। अगर मान लीजिए 180 प्रश्न की बात करें, 180 प्रश्न है कि कानून के सामने सब समान हैं, यह किस अनुच्छेद का मुख्य हिस्सा है? तो कानून के समान सब समान है भाई, वही तो समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार है तो हम जानते हैं 14 से 18 तक की बात करता है, ये भी मानते हैं। और याद रखिएगा 14 से 18 की अगर बात करेगा तो उस बीच में कानून के समान सब समान है, ये बात किस आर्टिकल में कही जाएगी? तो आर्टिकल 14 में कही जाएगी, क्योंकि शुरुआती दौर में 14 से 18 यही है। चलिए आगे चलते हैं, 181 की बात करते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब देखिए इसमें मूल अधिकार का जो चल रहा है, उसमें से 181 का सवाल देखिएगा। पूछ रहा है अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में कुल कितनी स्वतंत्रताएँ दी गई थी? अब देखिए हम समानता का अधिकार तो पढ़ लिए 14 से 18, ठीक है? चलिए, अब इसके नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं दूसरा, मूल अधिकार का दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक की बात करेंगे, 19 से 22 तक की बात करेंगे, 19 से 22 आर्टिकल की बात करेंगे। इसमें अनुच्छेद आपको 19 ही पूछ रहा है। 19 के तहत पूछ रहा है कि वर्तमान में कुल कितनी स्वतंत्रता दी गई है? कितनी स्वतंत्रता है? तो 19 स्वतंत्रता है। कितनी है बता दीजिए। तो हमको लगता है इसके मुताबिक अगर आप देखें, तो हमको लगता है 5 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए? हमें तो नहीं लगता, तो हमें लगता है 6 ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 है। अब इस हिसाब से बताइए कौन-कौन है? और वेट कीजिए, नहीं तो सवाल को देखिए कि 182 सवाल है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना? एक्सप्रेशन। बताइए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इनमें से क्या शामिल है?
अब बताइए इनमें से क्या शामिल है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इनमें से क्या शामिल है बता दीजिए। तो आरटीआई और प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं तो एकदम अवश्य सत्य है। लेकिन खाली सी ही सही नहीं है, उपरोक्त में से सभी डी भी सही है। पूछे डी कैसे है? ये तो है ही, आरटीआई, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहना, ये सभी स्वतंत्रता है। अब देखिए पुतला जलाना, ये आपके लिए स्वतंत्रता है, जाइए पुतला भी जला सकते हैं। ये आर्टिकल 1 के तहत है, 19 के तहत है। ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल जो है 19 से 22 तक में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी में ये सब दिया गया है। ठीक है? ये मान लीजिए। और भी चलिए 183 सवाल की बात करेंगे। इसमें है कि अनुच्छेद 19 का 2, ठीक है? अनुच्छेद जो 19 है, 19 के 2 के अनुसार सभा करने की स्वतंत्रता के लिए क्या शर्त अनिवार्य है? देखिए सभा कर रहे हैं तो उसके लिए एक शर्त दिया गया है, वो अनिवार्य है। वो भी अनुच्छेद 2 के अनुसार है। बताइए, तो इसमें बिना हथियार के सभा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ये बात सत्य है, ये आप जान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर मान लीजिए 184 सवाल की बात करें, 184 सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे मित्र। बताइए, तो भारत, एक मिनट रुक जाइए, 183, 184, चलिए इसका जवाब दीजिए कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, एक मिनट रुक जाइए, ये वाला आंसर दिया नहीं मैंने, इसका जवाब नहीं दिया मैंने। ठीक है? तो ये हम समझ गए बिना हथियार का ये हो गया। देखिए 184 है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? मतलब कहीं भी भारत के कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल कौन सा है बता दीजिए। यही सवाल है आपसे, बताएंगे? तो आर्टिकल 19 के 4 बता देंगे। 19 के 4 में है भाई, अनुच्छेद 19 के 4 में ये चर्चा कही गई है, ये हम जानते हैं, है ना? चलिए, मतलब इसमें क्या है कि अब ये जो है मूल अधिकार नहीं है, मतलब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है? तो अनुच्छेद 4। चलिए एक 185 सवाल की बात करें। 185 है कि संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार बन गया है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार बन गया है बता सकते हैं तो बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। 185 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, कानून अधिकार, कानूनी अधिकार। ठीक है? लीगल राइट्स बोल देंगे। चलिए आगे चलेंगे और भी बातें करें। 186 की बात करेंगे तो समझते हैं, संपत्ति के आधार पर या संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटाया गया? बताइए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया? बता सकते हैं तो हम बताएंगे 44वां संविधान संशोधन 1987 में, मतलब 1978 के हिसाब से हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटाया गया? तो हम बताएंगे 44वां संविधान संशोधन। ठीक है? संपत्ति का अधिकार अवैधानिक हो गया है, ये आप जानते हैं, सरकार के अंदर आ गया ना। तो 186 का आंसर जवाब आप बी दे चुके हैं। चलिए सही दे चुके हैं। और भी बातें करें, 187 की बात करें। 187 क्या है? तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन 44वां हुआ था, ये हम जानते हैं, लेकिन आर्टिकल पूछे तो हम बताएंगे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। 187 का बी है। अगर मान लीजिए 188 का बात करेंगे तो अनुच्छेद 20 के अनुसार, पिछले पेज के हिसाब से हम चलेंगे, अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक गलती के लिए कितनी सजा दी जा सकती है? अनुच्छेद 20 चले जाइए, 20 के हिसाब से कुछ समान जो कुछ सॉरी कुछ जो क्वेश्चन है उसे मैंने मिलाया है। तो बताइए, अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक गलती से या गलती के लिए कितनी सजा दी जा सकती है? बताइए। तो सजा जो है केवल एक सजा होगी? नहीं, ऐसा तो कुछ हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन और भी बताइए। तो केवल एक सजा ही होगी, ज्यादा नहीं होगा। गलती में अगर बिना गलती का फंस गए, अगर नहीं गलती किए तो भी एक ही बार होगा, उसके बाद उसके लिए नहीं होगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं 189। अपराध करते समय जो कानून है, अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी, यह किस अनुच्छेद का हिस्सा है? किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो अनुच्छेद 20 के 2 है। 20 का 2 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही ही सही है, याद रखिएगा। तो 1 अगर बात करें कि आपसे पूछ दे 190 प्रश्न, अनुच्छेद 20 के तहत किसी अपराधी को कब तक अपराधी नहीं माना जा सकता है? बताइए, कब तक अपराधी नहीं माना जा सकता? देखिए, बात यहाँ है ये है कि कुछ क्वेश्चन जो है पीछे से मैं ला रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आएगा, और आ भी सकता है क्योंकि क्वेश्चन मैंने तैयार ही किया वैसा। लेकिन हाँ, यहाँ याद रखिएगा कि 19 से हम 22 तक जो पढ़ रहे हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं। इसमें 20 आर्टिकल जो पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, उसके तहत पूछ रहा है कि किसी अपराधी को कब तक अपराधी नहीं माना जा सकता? बता सकते हैं आप। तो 190 प्रश्न का आंसर का जवाब है बी, जब तक न्यायालय उसे दोषी करार ना दे दे तब तक। चलिए 100 मतलब 191 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का जो है जो संरक्षण है किस अनुच्छेद में है? बताइए, किस अनुच्छेद में है, ये बताइए प्लीज। 191 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। चलिए 192, 192 है कि निजता का अधिकार, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट टू प्राइवेसी जो है ये किस आर्टिकल में रखा गया है? 192 का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 के तहत ही रखा गया है, अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है। अगर मान लीजिए 193 की बात करें, 193 का बिना हेलमेट या अधिक धुआं देने वाले वाहन का चालन या चलाना किस अधिकार के तहत काटा जाता है? या आप बिना हेलमेट के जाइए तो भी चालान कटता है, यहाँ तक कि आप ये भी है कि धुआं दे रहा गाड़ी, उसमें भी चालान करता है। तो ये अधिकार जो है किसके तहत बताया जाता है, मतलब किस माध्यम से या किस आधार पर बताया जाता है? बताइए, इसका आंसर का जवाब दीजिए 193 का। तो हम बताएंगे 193 का बी आंसर होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 के तहत बताया जाएगा। चलिए 194 सवाल है कि आपातकाल इमरजेंसी के दौरान कौन से 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? निलंबित नहीं किए जा सकते, बता दीजिए। तो हम बताएंगे 194 का आंसर का जवाब दीजिए आप, और प्लीज बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता इमरजेंसी में, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 195 सवाल की बात करें, संविधान का सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार जो है किसे माना जाता है? तो संविधान का सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार किसे माना जाता है, ये बता देंगे 195 का। तो बी आंसर होगा, अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 21 होगा। चलिए अब चलिए 196 प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के 19 का 6 है। अनुच्छेद 19 के 6 के अनुसार क्या अब संपत्ति खरीदना मूल अधिकार है? तो संपत्ति खरीदना मूल अधिकार कैसे हो सकता है? अब तो नहीं हो सकता। चलिए, अब यह कानूनी अधिकार है, वैधानिक कानून है। अगर मान लीजिए 197 की बात करें, संगठन बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के किस उपभाग में है? बताइए, संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के किस भाग में है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 में है। मतलब अनुच्छेद 3 मतलब 19 के 3 में है, अनुच्छेद के मतलब ठीक है, 19 के 3 में। 198 सवाल की बात करें, 198 सवाल है कि अनुच्छेद 19, ठीक है, 19 के साथ के तहत नागरिकों को क्या स्वतंत्रता प्राप्त है? बताइए, 19 के 7 के अनुसार, ठीक है, उसके तहत बताइए नागरिकों की क्या स्वतंत्रता है? तो व्यवसाय और रोजगार करने का स्वतंत्रता है, कहीं भी कर दीजिए, कहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर मान लीजिए 199 सवाल की बात करें, 199 सवाल यह है कि सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, यह प्रावधान कहाँ वर्णित है? बता दीजिए, सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, यह प्रावधान कहाँ? बताइए।
कहाँ वर्णित होंगे बता सकते हैं, किस आर्टिकल में होंगे? तो हम बताएँगे आर्टिकल 199 का ए में बताएँगे अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में मतलब अनुच्छेद 20 के 3 में है। चलिए, आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत झंडा फहराने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? बताइए, किसके अंतर्गत आती है ये बता दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 200 हो चुके हैं। ठीक है? मतलब अनुच्छेद 19 में वर्णित झंडा फहराने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? तो हम बताइएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता के ठीक है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। चलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर दिया तो अनुच्छेद 19 की बात हो गई। अब चलिए आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट आते हैं 201 से लेके 300 तक का। ये सीरीज़ चल रहा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? सोशल साइंस करके बना हुआ है, एनसीईआरटी सोशल साइंस प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं।